और एमकेएम की ख्वाहिश ये थी कि जिस तरह हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी हिकमत अमली के साथ और सब्र के साथ अपना मैंडेट वापस लिया है सिंध के शहरी इलाकों का, ये मुकम्मल मैंडेट वापस नहीं हुआ है। जिस तरह कि हमने पिछले साल मरदमशुमारी में 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को गिनने में डंडी और डंडे मारे जा रहे थे, उसकी शिद्दत के वक्त में, जबकि तैयारी इस बात की थी कि कराची की आबादी जो कि पिछले मरदमशुमारी में तकरीबन 1 करोड़ कम दिखाई गई थी और 1 करोड़ 60 लाख दिखाई गई थी, वो भी अप्रैल 2023 में तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख करने की साजिश मुकम्मिल हो गई थी। हमने तकरीबन 75 लाख कराची के लोगों को बाजियाब करवाया है। पाकिस्तान की मरदमशुमारी, पाकिस्तान के सेंसस के डाटा बैंक में उनको जमा करवाया है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो मैंडेट जो हमने वापस लिया है उसको दोबारा उसके ज़रिए अवाम से कनेक्ट होकर, क्योंकि गुज़रे हुए 10 सालों से जो गैर एलानिया पाबंदी थी, एक तरह से कदम कदम पर रुकावटें डाली हुई थी, उसकी शिद्दत में कमी आई है। तो कराची के लोग निकले हैं और अपने लोगों को, जिनको 30 साल से वो मैंडेट देते रहे हैं, वो मैंडेट दोबारा रिवाइव हुआ है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस पर ज़्यादा काम करते और हुकूमत की इनडायरेक्टली मदद करते बहरानों से निकलने के लिए, लेकिन बड़ी हमसे ये बार बार कहा गया, दरख्वास्त की गई कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके लिए ज़रूरी है कि एमक्यूएम कैबिनेट में भी नज़र आए। तो फ़िलहाल हमने इस दरख्वास्त को हमें लगा कि हमें इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए, लेकिन एमक्यूएम की ख्वाहिश यही होगी कि वो इस पूरे जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के लिए सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में लोगों के पास जाकर पाकिस्तान को एक जेन्युइन शराकती और शमूलियती जमहूरियत की जानिब दोबारा मोड़ा जा सके। भाई ये बता दिएगा कि एमकेएम की ये कौन सी सियासत हो रही है कि सेनेट के इलेक्शन में जो है वो तजवीज़ गुंडा जो है वो एमकेएम के, फैसल वाडा के एमकेएम के लोग बन रहे हैं और बताया ज़रा ये भी बता रहे हैं कि एमकेएम जो है वो पूरी सपोर्ट करेगी फैसल वाडा। जनाब फैसल वाडा साहब ने पूरी सपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं की है जनाब। उनके पास कोई प्रपोजर सेकेंडर की उन्होंने दरख्वास्त की थी, हम दे सकते थे, हमने दे दिया है। इसमें कोई हमारे उसूली मौक़िफ़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कम से कम हमसे उन्होंने तकाज़ा ही नहीं किया है। अगर कर दिया तो वो फिर बात करेंगे हम उस पर। नहीं, आप वजाहत से कहीं बयान कर दीजिएगा ताकि हमें भी इत्तला मिल जाए इस बात की। जी, मैं आज स्पेशली उसी लिए आया हूँ, क्योंकि सेक्रेटरी नहीं थे बहुत कई महीनों से वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो कल उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, उनको बता दिया गया है और ये बात आके आज यहाँ के जो मुलाजमीन उनको भी बता देंगे। ये इत्तलात तो एमक्यूएम के पास से जूँ एमक्यूएम मजबूती से अपनी जानिब बढ़ेगी, ये इत्तलात आती रहेंगी। इस पर हमने काम शुरू कर दिया। अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा, तालीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम उठाएंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान हमने देखा कि आवाज़ उठाती रही है, 9 मैट्रिक के बच्चों को भी जो है 70% बच्चे फेल हो गए, तो इस हवाले से क्या करेंगे? अच्छा, 2 बातें हैं। आपको इल्म होगा कि एक तो 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट था, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मैटर्स अभी भी बड़े अहम है पाकिस्तान में,
तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री मिलकर वो इल्म नाफे जिसकी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। इस वक्त एक जानिब यूरोप में एजिंग कंट्रीज़ हैं जहां आबादी कम हो रही है, तरक्की की रफ्तार कम नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहां कि अभी भी तकरीबन 65% आबादी 30 साल और उससे कम लोगों पे मुश्तमिल है। ये एक वक्त आ गया है कि हम इस वक्त पाकिस्तान में जो माली बहरान है, समाजी बहरान है, बेरोज़गारी है, उस सब का हल ये है कि हम इंटर के ऐसे नौजवान जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है, इंटर से लेके चाहे वो आईटी का ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, हम सबको 1 साल का एक ऐसा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करा दें जिससे ना सिर्फ वो पाकिस्तान की ज़रूरत बल्कि आलमी ज़रूरत को भी पूरा कर सकें। हमारे 10 लाख लड़के ट्रेन होकर आने वाले 1-2 सालों में अगर पाकिस्तान से निकलेंगे तो वो किसी भी तरह से ब्रेन ड्रेन होने की बात नहीं होगी बल्कि ब्रेन ट्रेन होने की बात होगी। 10 साल ये नौजवान जाएंगे, पाकिस्तान को रकम भेजेंगे और उसके बाद 10 साल ऐसे दुनिया में जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लीडिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से वापस आके पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने में भी मदद करेंगे। देखिए, दो बात ये है, नहीं एमकेएम ने अभी तक कोई नाम नहीं दिया है। एमकेएम ने कहा था कि आप मौजूदा गवर्नर साहब हमारे नॉमिनीज़ थे। अब ये बात सही है कि ये हमने एज सच कोई डायरेक्टली मुतालबा नहीं रखा, ना हुकूमतों के हवाले से रखा था, वजारतों के हवाले से रखा था। ये बात बड़ी वजाहत से कर दूँ, हम एक बार भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास वजारतों या गवर्नरशिप के लिए नहीं गए थे। हम उनसे उनकी हिकमत अमली और आगे पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए उनके पास क्या प्लान है ये पूछने और अपनी मदद और अपना ताउन पेश करने के लिए गए थे। ये हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से आई है। गवर्नर की भी हमने कोई मुतालबा नहीं रखा, लेकिन हम ये समझते हैं कि बहुत पहले तय हो चुका है कि गवर्नर सिंध के शहरी इलाकों का होना चाहिए अगर वो वज़ीर आला सिंध के शहरी इलाके का नहीं है। तो इस पर बात हो रही है, लेकिन हमने इनमें से किसी चीज़ को अपनी आना का मसला नहीं बनाया है। मेरा ख्याल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो प्रेशर से निकलने में मदद मिली होगी, प्रेशर बढ़ा तो नहीं होगा। बाकी जब इंतखाबात के हवाले से सवाल उठता है तो वहाँ से जवाब ये होता है कि आप लोग इसको ठीक करें अगर कोई ऐसे इम्कानात हैं। हाँ, अगर हम सब ने अपनी सियासत पर अपनी रियासत को तरजीह दी तो हम इस बहरान से निकल जाएंगे। मेरा ख्याल है 15 साल से जो सिंध हुकूमत थी उसने निशाने पर रखा हुआ था सिंध के शहरी इलाकों को, ख़ास तौर पर इसकी तालीम पर। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त इस बहरान से निकालने के लिए वफाक अपना रोल अदा करे और हम इंशाल्लाह यहाँ पर सिंध के अंदर भी दानिश स्कूल भी खोलेंगे और वफाक की बहुत सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो से ताल्लुक़ रखने वाली स्पेसिफ़िक और स्पेशल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क़याम की भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।